निशा बचपन से ही कमजोर थी। वो जब भी तला हुआ या फिर बाहर का कुछ खाती तो उसका पेट खराब हो जाया करता था। देखते ही देखते निशा बड़ी हो गई और उसकी शादी की उम्र हो गई। ऐसे ही एक दिन निशा अपनी सहेलियों के साथ लकड़ियां काट कर घर आती है और तभी उसकी माँ उससे कहती है, आ गई मेरी बेटी। तुझे पता है तेरी जिससे शादी की बात चल रही थी उन लोगों ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। लड़का बहुत अच्छा है और बहुत जल्द मेरी बेटी किसी के घर की बहू बनने वाली है। क्या माँ, तुम ही ना, कैसी बातें करते हो। इतना बोलकर निशा शर्मा जाती है और खाना बनाने लगती है। अब इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। शादी वाले दिन निशा दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी हुई थी तो वहीं दूसरी ओर निशा के घर वाले बारातियों का स्वागत करने के लिए बारातियों का इंतजार कर रहे थे। तभी निशा अपनी एक दोस्त कविता से कहती है, अच्छा कविता, तूने मेरी शादी का खाना खा लिया? हाँ निशा, मैंने खा लिया, इसीलिए अब तू फिक्र मत कर, हर वक्त मैं तेरे साथ ही रहूंगी। वैसे क्या बना है शादी में? मैं जानती हूँ हम तेरे जैसे अमीर तो नहीं कि हर तरह की अच्छी डिश रख सके, पर मैंने माँ से कहा था कि वो सब कुछ अच्छी चीजें जरूर रखें। निशा, तू कैसी बातें कर रही है? शादी ब्याह में ऐसे कोई माँ बाप नहीं है जो अपनी जिंदगी भर की कमाई ना लगाएं। और अंकल आंटी ने तो तेरी शादी की हर अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर तू कह रही है तो सब अच्छा ही होगा। वैसे क्या तू मेरे लिए कुछ ला सकती है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, तो मैडम जी को भूख लग रही है, इसीलिए गोल गोल बातें घुमा रही है तू। फिक्र मत कर, मैं भी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। कविता इस बात से अनजान थी कि निशा बाहर का खाना तला या तेल मसाले वाला नहीं खाती। बाहर का बना खाते ही उसका पेट खराब हो जाता है। अब कविता जल्दी से जो भी खाना बना था वो निशा के लिए ले आती है। निशा को भी बहुत तेज भूख लगी थी और काफी दिनों से उसने ऐसा चटपटा खाना नहीं खाया था, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ती है और मजे से खाना खाने लगती है। कविता, तूने बिल्कुल सही कहा। सच में मेरी माँ ने खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि माँ इतना सब कुछ अरेंजमेंट कर पाएंगी। मेरी माँ इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। अब तो तुझे मुझ पर विश्वास हो गया ना? खैर, अब जल्दी से अपना खाना खत्म कर ले, बारात आ चुकी है। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद निशा को अफसोस होता है और वो डर जाती है कि कहीं उसका पेट खराब न हो जाए। डरी सहमी निशा उस वक्त खाना छोड़ देती है और देखते ही देखते बहुत जल्द निशा की शादी विवेक से हो जाती है। पर ये क्या, ससुराल जाते ही निशा का पेट खराब हो जाता है और उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। जिस बात का डर था वही हो गया। अब क्या करूं? इतने सारे लोग हैं, कैसे हल्के होने जाऊं? ये कैसी मुसीबत हो गई। मुझे इतना तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए था। अब निशा अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है, पर यह सब कुछ विवेक देख लेता है और वो समझ जाता है कि निशा किसी प्रॉब्लम में है। क्या हुआ निशा, तुम अपना पेट पकड़कर क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? विवेक जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है। मेरा पेट खराब हो चुका है। अब आप मेरी मदद कीजिए। क्या तुम्हारा पेट खराब हो गया है? हमारे घर में तो शौचालय भी नहीं है, हम सभी तो खुले में जाते हैं, पर तुम तो इस घर की बहू हो और आज ही आई हो। अब मैं तुम्हें शौच करवाने के लिए कैसे ले जाऊं? ये तो सच में मुसीबत हो गई। तुम यहीं रुको, मैं अभी माँ को भेजता हूँ, अब वही कुछ कर सकती है। अब विवेक सारी बात अपनी माँ कल्याणी को बताता है। अब कल्याणी को भी समझ नहीं आता कि वो अपनी बहू का पेट कैसे ठीक करे। बहू, तेरा पेट अचानक से कैसे खराब हो गया? तूने कुछ उल्टा सीधा खाया है क्या? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्योंकि डॉक्टर की फीस तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और हम लोग गरीब हैं, जड़ी बूटी से ही अपना काम चला लेते हैं। लेकिन घर में इतने सारे मेहमान हैं, मैं खेत में कैसे जाऊं जड़ी बूटी लेने? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर अभी कुछ करिए। अगर मैं शौच करने नहीं गई तो मुझे डर है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बस 10-5 मिनट और दे दे, मैं किसी से बात करती हूँ। अब कल्याणी अपनी पड़ोस के सरपंच के घर जाती है और सरपंच की बीवी से बात करती है। माफ करना सरपंच जी, मुझे आज फिर से आपकी ज़रूरत है। दरअसल मेरी बहू का पेट खराब हो गया है और आप तो जानती हैं ना कि मेरे घर में शौचालय नहीं है और सरकार की तरफ से अभी तक पैसे भी नहीं मिले कि मैं
अपने घर में शौचालय बनवा सकूं। हमारे गांव में अभी तक सिर्फ आपके घर में ही शौचालय हैं। मैं कल सुबह अपनी बहू को जड़ी बूटी खिला दूंगी, उसका पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक के लिए आप अपने घर का शौचालय इस्तेमाल करने दें। अरे कल्याणी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं सरपंच की बीवी हूँ और हमारा काम है अपने गांव वालों की मदद करना। तुम बेफिक्र अपनी बहू को यहाँ ले आओ और जब तक उसका पेट ठीक नहीं हो जाता उससे कहो मेरे ही घर का शौचालय यूज करे। सरपंच की बीवी बहुत अच्छी थी। वो कल्याणी की मदद करती है और निशा सरपंच का शौचालय यूज करती है। पर निशा की हालत मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, पर अगले कुछ देर में इनका पेट ठीक नहीं हुआ तो इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। बार बार शौच जाने की वजह से इनकी शरीर का पानी कम हो गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर बहू की तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं आपको दोबारा बुला लूंगी। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती तो शायद मेरी बहू ठीक ना हो पाती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और मैं जल्द कोशिश करूंगी कि आपके सारे पैसे चुका दूं। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, क्योंकि सारी गलती तो मेरी है। मैं जानती थी कि हम गरीब हैं, हमारे घर में एक शौचालय तक नहीं है और बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। पर फिर भी मैंने अपनी शादी में तेल मसाले वाली चीजें खाई, जिस वजह से मेरा पेट खराब हो गया और मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है। देखो निशा, ये होनी है और ये किसी के साथ हो सकती है, इसीलिए अब तुम दोनों सास बहू मुझे धन्यवाद कहना बंद करो। मैं आज ही अपने पति से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि हमारे गांव का दोगुना तेजी से विकास कर सके, ताकि गांव की किसी भी बेटी बहू को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। निशा की तबीयत खराब होने की वजह से कल्याणी को सरपंच से मदद लेनी पड़ती है। पर अपने गांव की ऐसी हालत देखकर सरपंच की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद वो दुगनी तेजी से गांव में काम करवाता है और गांव के हर गरीब व्यक्ति को जल्द से जल्द सरकार से पैसे दिलवाता है। उम्मीद है कि अब मेरे गांव वालों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। अब आप सब सरकारी पैसे से अपने घर में शौचालय बनवा सकते हैं। अब बस सरकारी हॉस्पिटल की जरूरत है और मैं वादा करती हूँ ये काम भी जल्दी होगा। अब गांव का विकास तेजी से होता है और बहुत जल्द गांव में शौचालय और सरकारी हॉस्पिटल बनवाए जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल और शौचालय बनने से गांव वालों को काफी राहत मिलती है और गरीब परिवार को भी सहायता मिलती है। अब गांव वाले जड़ी बूटियों के सहारे नहीं रहते और उस दिन के बाद से फिर कभी निशा इस तरह की गलती दोबारा नहीं करती। माला देवी एक छोटे से गांव में अपनी बहू पायल और बेटा मनोज के साथ रहा करती थी। पायल, जो कि एक संस्कारी बहू थी, उसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा रखी थी। ऐसे ही एक दिन माला अपनी बहू से कहती है, वैसे बहू, शादी को तो साल हो चुका है, लेकिन तूने अभी तक मुझे कोई खुशखबरी नहीं दी। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी मुझे दादी बना दो, फिर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को अकेले संभालना और मैं तुम दोनों के बच्चों को संभालूंगी। माँ, ये सब तो भगवान जी के हाथ में। हम सभी को 1 साल हो गया, लेकिन वो खुशी नसीब नहीं हुई। देखते हैं भगवान जी कब मेहरबान होते हैं। चल अब ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। भगवान जल्द ही तेरी गोद हरी कर देंगे। मैं कल खुद मंदिर जाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बहू की गोद जल्द ही हरी कर दे। भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। समय ऐसे ही बीतता जाता है। माला मंदिर जाकर भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती कि जल्द से जल्द वो दादी बन जाए। ऐसे ही एक दिन पायल की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। ये सब देखकर माला उसे पास के हॉस्पिटल ले जाती है। चेकअप के दौरान पता चलता है कि पायल पेट से है। ये खबर सुनकर माला बहुत खुश होती है और खुशी के मारे आसपास के सभी लोगों को मिठाई बांटना शुरू कर देती है। अरे ये लो चंपा की मम्मी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। खूब आशीर्वाद देना मेरी बहू को। काफी समय बाद हमारे जीवन में ये खुशी आई है। हमारे घर का पहला बच्चा है। खूब सारी दुआएं देना तुम। चलो, अच्छा है कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। भगवान करे कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें और जल्द ही तुम्हारी बहू को एक सुंदर और तंदुरुस्त बच्चा हो। हमारी पूरी दुआएं तुम्हारी और तुम्हारी बहू के साथ रहेंगी। माला मिठाई लेकर अब दूसरे घर जाती है। वहाँ जाकर माला कहती है, अरे ओ कालिया की मम्मी, कहाँ है? ये ले मिठाई। मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ। इसी खुशी में मिठाई बांट रही हूँ पूरे मोहल्ले में। और मेरी बहू को खूब सारी दुआएं और आशीर्वाद देते रहना तुम लोग।
अरे बहन माला, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये खुशी की खबर सुनकर तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। भगवान करे तुम्हारे घर में आने वाला पोता हो या पोती दोनों स्वस्थ रहें और तुम्हारी बहू भी स्वस्थ रहे। और 2 मिठाइयों से काम नहीं चलेगा, 4-5 मिठाइयाँ दो। अरे ले ना तू, मुंह भर ले अपना मिठाई से। बहुत खुश हूँ आज मैं। आज तुझे जितनी मिठाइयाँ खानी है तो उतनी खा ले। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। ऐसे ही एक दिन माला अपने घर में छोटे बच्चों का खूब सारा पोस्टर लगा देती है और अपनी बहू का खूब ख्याल रखती है। पायल किचन में खाना बना ही रही थी। ये देखकर माला उसे कहती है, अरे बहू, तुझे किसने कहा था ये सब करने के लिए? जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक तू सिर्फ और सिर्फ आराम करेगी। मैं तुझे कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहती। बस तू समय से खाया कर, पिया कर और सोया कर। और हाँ, समय बच जाए तो एक्सरसाइज वगैरह भी कर लिया कर। माँ जी, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत काम करना भी जरूरी है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। हाँ, तो काम करने के बजाय एक्सरसाइज कर और ताजे फल खाया कर, समय पर सोया कर। और हाँ, कल अस्पताल जाना है, तैयार हो जाना सुबह। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए ना, मनोज जी के साथ मैं चली जाऊंगी। आप क्या क्या करोगे? घर का काम और हॉस्पिटल लेकर जाना मुझे। इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी तेरे साथ। अच्छा माँ जी, चलिए ठीक है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और एक दिन पायल के फोन पर फोन आता है। उसका मन बहुत उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर माला उससे कहती है, क्या हो गया बहू, तू ठीक है ना? तू उदास नजर आ रही है मुझे। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। मैं अपनी माँ जी के पास जा रही हूँ। अरे बहू, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मनोज तेरी माँ को देख आएगा। ऐसी हालत में तुझे कहीं नहीं जाना। वैसे भी तेरा 9वां महीना लग चुका है। मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कम से कम मेरे मन में ये मनाल नहीं रहेगा कि मैंने उन्हें देखा नहीं। पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, मनोज से कहकर मैं कल की टिकट बनवा देती हूँ और मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। ऐसी हालत में तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। आप बहुत अच्छी है माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं तेरी सास हूँ और मुझे ना शुक्रिया मत बोल। मैं तुझे इस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई थी। तेरी हर खुशी और गम का ख्याल रखना है मुझे। मनोज माला और पायल दोनों की ही टिकट बुक कर देता है। दोनों सास बहू मिलकर रेलवे स्टेशन पर जाती है। थोड़ी देर बाद उनकी ट्रेन आती है। दोनों ट्रेन में बैठ जाती है। उनके गांव से पायल के मायके तक का सफर पूरे 18 घंटे का रास्ता है। ज्यादा लंबा सफर होने के कारण दोनों सास बहू अपनी पूरी व्यवस्था करके आती हैं। ऐसे ही रात के समय में पायल के पेट में बुरी तरह से दर्द होने लगता है और ये दर्द लेबर पेन जैसा था। वो अपनी सास को जगाती है। ट्रेन में बहू का लेबर पेन शुरू हो जाता है। ये देखकर माला बहुत घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। आसपास भी कुछ औरतों को इस बारे में वो बताती है, जिसके बाद माला अपनी बहू से कहती है, इसीलिए कहा था बहू कि ट्रेन में सफर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि तेरा पूरा समय चल रहा है। तू अपनी जिद पे आ गई थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक काम कर कि लंबी लंबी सांसें ले तू। माँ जी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। हौसला रख बहू, सब ठीक होगा। पायल के चिल्लाने की आवाज सुनकर ट्रेन में एक बूढ़ी औरत थी जो कि माला और पायल के पास आती है। बूढ़ी औरत पेशे से एक दाई माँ थी। ये देखकर बूढ़ी अम्मा माला से कहती है, अरे तुम्हारी बहू को तो अभी बच्चा होने वाला है, ज्यादा समय नहीं है अब इसके पास। बच्चा पूरी तरह से नीचे आ चुका है। मैं तो कहती हूँ इसकी डिलीवरी इसी ट्रेन में करवानी होगी। लेकिन ये सब कैसे होगा अम्मा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तू चिंता मत कर, मैं एक दाई हूँ, तेरी बहू की डिलीवरी मैं करवा दूंगी। बूढ़ी अम्मा और माला मिलकर ट्रेन में ही पायल की डिलीवरी करवा देते हैं। पायल एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। थोड़ी देर बाद पायल को भी होश आ जाता है। किसी तरह से पायल और माला का स्टेशन आ जाता है। वो दोनों बच्चा लेकर पायल के मायके जाते हैं। अब पायल की माँ की तबीयत में भी सुधार आ जाता है और कुछ दिनों बाद पायल अपनी सास और अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है। जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। चूचू चिड़िया की कहानी।
चिंकी चिड़िया अपने जंगल की सबसे होशियार चिड़िया थी। वो किसी से नहीं डरा करती थी और गलत करने वालों को हमेशा सजा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जंगल में वो किसी बदमाश चिड़े को सबक सिखाकर घर जाती है, जहाँ उसकी माँ डंडा लेकर उसका स्वागत करती है। आ गई तो सच बता, आज तूने किस किस को परेशान किया? अरे मेरे आने से पहले मेरी माँ के पास शिकायत कैसे आ गई? क्या करूं, कैसे बचूं? माँ को कैसे बताऊं कि मैंने आज सरपंच के बेटे चील को सबक सिखाया, आखिर उसने मेरी फ्रेंड को जो छेड़ा था। आप क्या सोच रही है? बताएगी मुझे कि आज क्या गुल खिला कर आई है मेरी बिटिया? जल्दी बोल वरना आज तेरा शरीर तोड़ दूंगी। माँ, तुम हमेशा ही गलत सोचती रहती हो। आज तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर आज तूने कुछ नहीं किया तो फिर सरपंच के बेटे चील का सर कैसे फूटा? उसे इतनी चोट कैसे लग गई? माँ, वो तो मैंने उसके दोनों पंख बांध दिए और फिर उसे कहाँ उड़कर दिखाया। बेवकूफ सरपंच का बेटा करतब करने लगा और गिर गया पेड़ से नीचे, लग गई चोट। अब तुम्हें बताओ इसमें मेरी क्या गलती? कल मोही, अगर इसमें तेरी गलती नहीं थी तो क्या तेरे उस कालू कौवे की गलती थी जिससे तू प्यार करती है? अगर तेरा यही हाल रहा ना तो तेरा कालू तुझे छोड़कर भाग जाएगा। माँ, मेरे कालू के बारे में मत बोलो कुछ। मेरा कालू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और अगर कभी वो मुझे छोड़कर भी गया ना तो उसका मैं वो हाल करूंगी जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना बोलकर चिंकी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। चिंकी की इन हरकतों से उसकी माँ चिड़िया काफी परेशान रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिंकी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू, कितना समय हो गया, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं? अगर नहीं करनी तो मुझे बता दो, मेरे पास बहुत सारे पक्षी हैं जो मेरी हाँ करने का इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरी जाने मन, क्यों अपने आशिक को धमकाती रहती हो? आज तेरा आशिक इसीलिए तो आया है। क्या सच में? कब करें हम शादी? अगले महीने। फिर तुम और तुम्हारी माँ हम सब एक साथ रहेंगे। कालू, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी माँ की बहुत चिंता रहती है, इसलिए तुम माँ को भी अपने साथ ले जाना चाहते हो, पर माँ तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। उन्हें घर से बहुत प्यार है। आखिर ये घर मेरे पापा की आखिरी निशानी जो है। चलो ठीक है, तुम्हारी माँ हमारे साथ नहीं रहेंगी पर हम तो उनके साथ रह सकते हैं ना। मुझे यहाँ आना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? शादी के बाद मेरा असली घर तो मेरा ससुराल हो जाएगा। मतलब मैं माँ के साथ क्यों रहूंगी? मुझे तुम्हारे साथ रहना है कालू। इस तरह से कालू कौवे से मिलकर चिंकी चिड़िया को बहुत खुशी होती है। बहुत जल्द कालू कौवा और चिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक चिंकी चिड़िया बहुत खुश थी, पर समय के साथ कालू कौवे का प्यार कम होने लगता है। कालू, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। चिंकी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। पर मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे अपनी परेशानी शेयर करूँ। क्या तुम परेशानी में हो? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे बताओ आखिर क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालूंगी। चिंकी, मेरी कंपनी घाटे में चली गई है, मुझे काम से निकाल दिया गया है। नुकसान मेरी वजह से हुआ था, इसलिए मुझे कंपनी की भरपाई करनी पड़ेगी, पूरे 40 लाख। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैंने अपना घोंसला बेच दिया। अब हम इस घोंसले में बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, आखिर क्यों? अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारे पास इस घर के अलावा कोई दूसरा घर भी नहीं है। कालू कालू कौवे की बात सुनकर चिंकी चिड़िया भी परेशान हो जाती है। 2 दिन बाद उन दोनों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। दोनों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए चिंकी चिड़िया अपने पति के साथ अपनी माँ के घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताते हुए कहती है, कोई बात नहीं दामाद जी, ये घर भी आपका ही है। आखिर मेरा चिंकी के सिवा और है ही कौन? आज नहीं तो कल तो मुझे मर ही जाना है। माँ, मुझे आपसे एक मदद और चाहिए थी। मैं अपना खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लोन लेना चाहता हूँ, पर मेरा घर तो बिक चुका है। अगर आप अपना घर मेरे नाम कर दें तो मुझे जल्दी लोन मिल जाएगा। चिंकी की माँ कालू कौवे की बातों में आ जाती है और अपना घर कालू कौवे के नाम कर देती है, जिसके बाद कालू कौवा उस घर को बेचकर रफ्फू चक्कर हो जाता है। कुछ दिन बाद चिंकी चिड़िया के घर पर तोता राम आता है और कालू कौवे का सारा सच उन्हें बताता है और साथ ही में उन्हें उन्हीं के घर से निकाल देता है। चलो चलो जल्दी खाली करो अपना घर, समय नहीं है, मेरे किराएदार अंदर आ जाएंगे। देखिए भाई साहब, ये मेरा घर है, आप मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते। बहन, ये तुम्हारा घर था, अब ये मेरा घर है। तुम्हारा दामाद पूरे 60 लाख में तुम्हारा घर बेचकर फरार हो गया, अब तुम उसे चाहकर भी नहीं पकड़ पाओगे।
वो कालू कौवा एक नंबर का धोखेबाज है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। हर साल वो इसी तरह से मेरा मुनाफा करके फरार हो जाता है। कालू कौवे की सच्चाई जानकर चिंकी चिड़िया और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो दोनों घर से निकल जाते हैं और फिर कभी किसी पर विश्वास नहीं करते। तो वहीं दूसरी ओर चिंकी चिड़िया खूब मेहनत करती है और फिर से अपना एक नया घर खड़ा कर लेती है और कालू कौवे का आने का इंतजार करती है ताकि वो उस धोखेबाज कालू कौवे को सजा दे सके। आने दो उस कालू को, उससे क्या लगता है इस बार मैं उसे किसी बेसहारा चिड़िया को धोखा देने दूंगी। धोखा क्या होता है मैं उसे सिखाऊंगी, उसे बताऊंगी। जब वो कालमुहा कालू कौवा जेल में जाएगा तब उसे पता चलेगा। रहने दे चिंकी, इन कुछ सालों में ही हमने अपना नया घर खड़ा कर लिया, मुझे किसी से बदला नहीं लेना। कहीं ऐसा ना हो वो फिर से हमसे हमारा घर छीन के ले जाए। माँ, मैं 2 सालों से बदले की आग में जल रही हूँ उस कालू कौवे से बदला लेने के लिए। मुझे पूरा यकीन है वो इस जंगल में आएगा, क्योंकि इस जंगल की चिड़िया बाकी के जंगल की चिड़िया से अमीर और सुंदर है। एक बार मेरी मुलाकात उस कालू कौवे से हो जाए। चिंकी चिड़िया कालू कौवे का इंतजार करती है और आखिरकार चिंकी चिड़िया का इंतजार खत्म हो जाता है। इस बार जब कालू कौवा अपना भेस बदल कर जंगल में आता है तब चिंकी चिड़िया उसे पहचान लेती है। वो भी अपना भेस बदल कर कालू कौवे के पास जाकर कालू को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और जब कालू उससे शादी करने की कोशिश करता है तो चिंकी चिड़िया उसे जेल के पीछे डलवा देती है। क्यों हसीन कौवे, कैसा लगा मेरा धोखा? मैं कोई रंगीली चिड़िया नहीं बल्कि वही चिंकी चिड़िया हूँ और आज मैंने तुम्हें बिल्कुल उसी तरह धोखा दिया जिस तरह तूने मुझे धोखा दिया था। अब चिंकी चिड़िया अपना बदला कालू कौवे से लेती है, जिसके बाद उसे काफी अच्छा लगता है और कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है और जिंदगी भर वो जेल में रहता है।